21 जुलाई 2023 जुमे का दिन दोपहर 4:40। नाज़रीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ खेल और खिलाड़ी प्रोग्राम की पूरी टीम हाजिर खिदमत। हम सबका सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप बखैरत होंगे। नाज़रीन, गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल का जहां तक सवाल है, हमारे कई लोकल खिलाड़ी ऐसे हैं, लोकल कोच ऐसे हैं जिनको सभी जानते हैं, वो जाने पहचाने चेहरे हैं, और इन्हीं में से एक पर्सनालिटी हमारे प्रोग्राम में आज बहसत मेहमान शामिल हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल फुटबॉल कोचिंग प्रोग्राम से जापान से लौटे हैं और यहां पहुंचते ही उनको खुशखबरी मिली कि वो एक नेशनल कोच बन गए हैं। कौन है ये कोच और किस टीम के कोच बने हैं और क्या बातें होंगी फुटबॉल की, इसके लिए कीजिए आप जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मौकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तिराक से जून नारबल में डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर जोनल साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें 12 जून से वाबस्ता अंडर 17-19 एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 100 से जायद तलबा व तालिबात ने इस रेस में बढ़ चढ़ कर की शमूलियत। बांडीपुरा के शेर कशीर स्टेडियम में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में स्पोर्ट्स क्लब बांडीपुरा ने इकरा FC दाची गाम को 4-3 के स्कोर से हरा के खिताब किया अपने नाम। इख्तितामी तकरीब पर बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले खिलाड़ियों को एजाजात से नवाजा गया। श्रीनगर में मुनक्कदा यूटी लेवल चेस चैंपियनशिप 2030 हुई अख्तिताम पजीर। फाइनल रैंकिंग्स में सोनम कमोत्रा ने पहली, जबकि सुमित ग्रोवर ने दूसरी और मयंक कुलकर्णी ने तीसरी पोजीशन की हासिल। इस चैंपियनशिप में कई इलाकों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। श्रीनगर के TRC टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग स्टैंडिंग्स में डाउनटाउन हीरोज, एलिजाना FC, FC1 और JK बैंक अकादमी की क्लब सबसे पहले पॉइंट टेबल्स में आगे, जबकि आज शाम डाउनटाउन और एलिजाना FC के दरमियान होगा मुकाबला। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में जारी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2030 शुद्धमत से है जारी। गुज़श्ता कल FC1 ने यकतरफा मुकाबले में गैलेक्सी FC को 10-1 के स्कोर से हरा के मैच जीत लिया। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ एक रोजा जिस्मानी तौर खास खिलाड़ियों के लिए ब्लाइंड क्रिकेट मुकाबले का एहतमाम, जिसमें सेंट्रल ब्लाइंड 11 की टीम ने साउथ ब्लाइंड 11 को हरा के मुकाबला जीत लिया। इख्तितामी तकरीब पर खिलाड़ियों में इनामात किए गए तकसीम। कुरहामा गांधरबल में जारी सईद मकसूद मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में शमशेर 5 वॉलीबॉल क्लब ने इलीट क्लब श्रीनगर को 3-2 से हरा के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई, और इस तरह फाइनल में अब असगर वॉलीबॉल क्लब और शमशेर 5 की टीमें होंगी आमने सामने। डाइट बीरवा के मैदान पर जारी ड्रीम्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2030 हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में मोमिन 11 गोंदीपुरा ने ब्रदर्स 11 सोनपा को हरा के टाइटल किया अपने नाम। इरफान फारूक, आदिल गुलाब, रूफ खान और आदिल को मिला बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज। पलाहलन पट्टन में जारी किंग्स फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच नंबर 2 में रियल टाइगर्स बारामूला ने विक्ट्री FC पट्टन को 4-3 के स्कोर से हरा के मुकाबला किया अपने नाम। साहिल अहमद को दिया गया मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का कैंप श्रीनगर में मुनक्किद होगा। यह पहली मर्तबा है कि जब वादी में फुटबॉल क्लब का कोई नेशनल कैंप मुनक्किद हो रहा है। सोमवार 24 तारीख से कैंप शुरू होगा। डोरेंट कप के 132वें एडिशन में हिस्सा लेने के लिए श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल क्लब डाउनटाउन हीरोज हुआ है मुंतखब। डाउनटाउन हीरोज का पहला मुकाबला 13 अगस्त को शिलांग लेजंग FC के साथ होगा। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ताउन से जून इमरा कदल में उभरती खवातीन खिलाड़ियों के लिए हुआ साइकिल रेस का इनेकाद, जिसमें सारा अख्तर ने पहली, मीशा मुख्तार ने दूसरी, जबकि जैनब ने तीसरी पोजीशन की हासिल। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, आपने लोकल स्पोर्ट्स राउंडअप में देखा ही होगा, डोमिनेंस थी गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल की। बहुत सारे फुटबॉल टूर्नामेंट्स वादी के अतराफ अकनाफ में मुनक्किद हो रहे हैं। बिल्कुल खेलों के लिए मौजूद सीजन है। टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हुआ है और मैचेस चल रहे हैं गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल के। तो नाज़रीन, अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंडअप के साथ।
भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे टेस्ट का आज है दूसरा दिन। भारत खेलेगा 4 विकेट पर 288 रन के स्कोर से आगे। मुकेश कुमार को भारत ने थमाई क्वींस पार्क ओवल पर टेस्ट कैप। पहले टेस्ट में ईशान किशन और जायसवाल को हुआ था टेस्ट डेब्यू। इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में कल भारत खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल। अपने तीसरे मैच में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को हराया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी हुआ। 2 सितंबर का होगा भारत और पाकिस्तान का मैच। भारत और बांग्लादेश की खवातीन टीमों के माबैन मुनक्किदा दूसरे वनडे मैच में भारत ने कामयाबी हासिल की। भारत ने बांग्लादेश को पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में 108 रन के बड़े मार्जिन से हराया। कल खेला जाएगा तीसरा और फैसलाकुन मैच। FIH प्रो लीग 2023-24 में भारत की मेंस टीम स्पेन और वुमेन्स हॉकी टीम चीन के खिलाफ करेगी मुहिम का आगाज। साल रवां दिसंबर में अर्जेंटीना में नई FIH प्रो लीग का होगा आगाज। दूसरी तरफ भारतीय टीम ने जर्मनी में अपना आखिरी मैच हारा। कोरिया ओपन बैडमिंटन में भारत के शटलर्स की मिली जुली कारकर्दगी। मेंस डबल्स मुकाबलों में सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची। PV सिंधु हुई सेकंड राउंड में हारकर बाहर। उनको चाइनीज ताइपे की खिलाड़ी ने हराया। एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में जारी। आज है टेस्ट का तीसरा दिन। इंग्लैंड का स्कोर 457 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ब्रॉड ने हासिल की अपनी 600वीं टेस्ट विकेट। पाकिस्तान ने मेजबान श्रीलंका को गॉल के पहले टेस्ट में 4 विकेट से हराकर 1-0 की लीड हासिल कर ली है। सौद शकील रहे प्लेयर ऑफ द मैच। 2022 में भी 20 जुलाई को ही गॉल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेट के ही मार्जिन से हराया और 20 जुलाई 2023 को भी वहां हराया। भारत की फुटबॉल टीम 2018 के बाद फीफा की रैंकिंग में पहली बार 100 के अंदर पहुंच गई है। हाल ही में सैफ कप और दीगर मुकाबलों में उम्दा कारकर्दगी से भारत की रैंकिंग में बेहतरी आई है और 99वें नंबर पर पहुंची है। विंबलडन 2023 में स्पेन के कार्लोस अल्करेज ने सिंगल्स फाइनल में एक जबरदस्त 5 सेटर में नोवाक जोकोविच को हराया और पहली बार विंबलडन चैंपियन बने। जोकर को फाइनल में अपना रैकेट तोड़ने पर जुर्माना आयद किया गया। विंबलडन के खवातीन सिंगल्स फाइनल में चेक रिपब्लिक की मार्किटा वेंड्रोसोवा ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने ट्यूनीशिया की ओन्स जबैर को हराया। बआसानी 6-4 और 6-4 से उनने जबैर को शिकस्त दी और चेक रिपब्लिक की ये तीसरी खिलाड़ी बनी है याना नवोतना और पेट्रा क्विटोवा के बाद मार्किटा वेंड्रोसोवा जिन्होंने विंबलडन सिंगल्स टाइटल जीता चेक रिपब्लिक के लिए। और अब नाजरीन आपको इंतजार होगा आज के मेहमान से मिलने का, तो आइए मिलते हैं मेहमान से। बतवसुत रोशन ख्याल। नाजरीन, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की टेक्निकल कमेटी ने वादी के मशहूर खिलाड़ी और अब कोच इशफाक अहमद को अंडर 16 टीम का हेड कोच मुंतखब किया है और इस ज़मन में श्रीनगर में अब एक अंडर 16 नेशनल कैंप मुनक्किद होने जा रहा है जो चंद ही दिनों में शुरू होगा और 1 महीने तक श्रीनगर में जारी रहेगा। इस कैंप में कुल मिलाकर भारत के 55 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें से कुल मिलाकर 25 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा जो खिलाड़ी सितंबर में भूटान में होने वाले अंडर 16 सैफ चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इस चैंपियनशिप के बारे में, इस नेशनल कैंप के बारे में और वादी में फुटबॉल के मंजरनामे के बारे में बात करने के लिए आज हमने मुंतखब किया है एक खास मेहमान को। आइए मिलते हैं इशफाक अहमद से। इशफाक, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो, आप नेशनल कोच बन गए अंडर 16 के। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जब आप जापान से लौटे तो ये सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल, एक कोच जैसे हम लोग जब प्लेयर होते तो हमारी ख्वाहिश होती है कि नेशनल टीम के लिए खेले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उससे भी नवाजा था, नेशनल टीम के लिए भी खेल चुके। और अब जब कोचिंग का जो करियर स्टार्ट हुआ है आफ्टर ISL, मैं पिछले 5 साल से ISL में काम कर रहा था। अभी रिसेंटली जिसकी आप बात कर रहे थे, प्रो लाइसेंस हमारी कंप्लीट हुई और आते ही मतलब एक खुशखबरी मिली और एक एजाज़ है, एक प्राउड फीलिंग है और साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो उम्मीद करते हैं एक अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे मतलब पेश करे और प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करे और होपफुली चैंपियनशिप जीते। देखिए, भारतीय फुटबॉल के जो मसाइल थे वो पसे पुश डालकर 2017 में ये फैसला किया गया कि वी विल हैव ए पैराडाइम शिफ्ट, वी विल हैव टोटली डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स फुटबॉल। जिस हवाले से 2017 का वर्ल्ड कप भारत में मुनाकिद किया गया, आप भी उसके साथ जुड़े हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि भारत की फुटबॉल का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है 2017 के वर्ल्ड कप के बाद, और आप भी उसमें हिस्सा रहे? उसमें आपकी कारकर्दगी कैसी रही, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और वो जो वर्ल्ड कप था
उसने भारत के फुटबॉल का मंजरनामा कैसे चेंज किया? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने जो आपकी जो मतलब एनालाइजिंग की है सही है, क्योंकि हम लोग 2017 से मैं टेक्निकल कमेटी में था 2022 तक। तो वो जब हमारी टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई थी तो फॉर्मर फुटबॉलर्स थे सभी, तो हमने मतलब वहाँ पे बोला गया था, जब हम लोग प्रेसिडेंट के साथ उस टाइम पे बैठे थे तो हमने बोला था कि वी नीड टू डू समथिंग, अभी ये हाई टाइम है कुछ चेंज करना। और इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बिड की थी वर्ल्ड कप अंडर 17 के लिए, और उसके बाद ऑलरेडी जो प्लान्स था वो वुमेन्स वर्ल्ड कप अंडर 17 के लिए भी था उनका इरादा उस टाइम पे। और अगर आप वो बैच जो अंडर 17 में जिन्होंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, मोस्ट ऑफ दोज प्लेयर्स आर राइट नाउ प्लेइंग फॉर सीनियर नेशनल, और सभी टॉप टीम्स और सभी टॉप प्लेयर्स है। और आप देखिए वही प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसे अभी इमरान साहब बोल रहे थे कि फाइनली हम लोग बिलो 100 आए हैं, और जिसकी वजह से इमीडिएटली फ़ायदा भी मिला, जिसमें हम पॉट 2 में चले गए वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स में। और एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है नेशनल टीम के। अगर हम हवाले देखें, चैंपियनशिप्स 3 या 4 चैंपियनशिप्स कंटिन्यूसली जीती हैं उन्होंने। सैफ कप भी हाल ही में जीता, जी हाँ, कुवैत को हराया। जी हाँ, कुवैत, और जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। और कुवैत की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, उन्होंने रिसेंटली सऊदी अरेबिया को भी हराया है, यूएई को भी हराया, बड़ी और बड़ी टीमें हैं। जी हाँ, तो एक घर में एक अच्छा परफॉर्म किया है टीम ने। लेकिन अब यही जो सेम परफॉर्मेंस है, इससे कॉन्फिडेंस लेके अभी एशिया कप, एशियन कप आने वाला है, या जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स है, किंग्स कप खेलने जा रहे हैं मलेशिया में, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फुटबॉल का काफ़ी सुधार हुआ है, और मुझे लगता है कि काफ़ी कड़ी टक्कर आगे जाके दे सकता है। मतलब जो हमारी भारत में जो क्रिकेट मतलब काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर फुटबॉल आ रहा है। जी, आपने जापान में जो कोर्स किया कोचिंग का, उसके बारे में मुख्तसरन बताइए। क्या कैंप था वो कौन सी लाइसेंस कोर्स था आपका, और अब आपके पास कौन सी लाइसेंस है? ये फुटबॉल में आपको पता है ये डी से स्टार्ट होती है लाइसेंस, और ये एंड होती है वर्ल्ड की टॉप जो लाइसेंस होती है वो होती है प्रो लाइसेंस, प्रो डिप्लोमा जिसको कहते हैं फुटबॉल में। और ये आपको लाइसेंस देती है कि आप वर्ल्ड के किसी भी क्लब में आप कोच बन सकते हो। अच्छा। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है, चाहे आप नेशनल टीम में जाओ या फिर कहीं जितने भी टॉप। जो प्रो लाइसेंस खिलाड़ी हैं, कोचेस हैं, वो वर्ल्ड की किसी भी टीम को कोच कर सकते हैं। जी हाँ, और जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, तो ये मतलब जब हमने कोचिंग स्टार्ट की थी, जब हमारा एक बैच आया था एक्स प्लेयर्स का, तो मुझे लगता है उसी टाइम पे ये इरादा हमने किया था। मतलब 2-3 प्लेयर, जिसमें महराज भी मेरे साथ था, तो हमने अगर आप कोचिंग की तरफ गए हैं तो पहले लाइसेंस हासिल करेंगे, और उसमें प्रो लाइसेंस हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। और जितने भी अभी देखिए अंडर 16 का जो जॉब मिला है, या फिर क्लब लेवल पे भी आप अगर टॉप लेवल पे आई लीग या ISL में जाना चाहते हो, तो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर हेड कोच, या फिर नेशनल टीम के लिए भी जाना चाहते हो, प्रो लाइसेंस होती है। आपका जो एक बहुत बड़ा जिंदगी का एक अरसा रहा है बहैसियत खिलाड़ी, आपने वहाँ से शुरुआत की, बहुत शानदार शुरुआत आपने की, और नेशनल चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया, फिर ISL में भी पार्टिसिपेट किया, और यू वर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ JNK एवर। कुछ ही नाम हैं जिनमें आप शामिल हैं। तो अपने फुटबॉल करियर के बारे में एक नज़र डालिए मुख्तसरन। पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो एरिया में था, ये मोहन बगान की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब ड्यूरिंग माय कैप्टेंसी बेंगलोर में मैच हुए थे, और ये वो टूर्नामेंट है अंडर 21 जहाँ पे फिर इसके बाद में चले गए खेलने के लिए गए थे। और मोहन बगान की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी यादें रही हैं। इंडिया में जो बरेटो थे, और अभी के टॉप जो फॉरेन मिडफील्डर है, ये प्रीमियर लीग वाले प्लेयर थे कुछ, जिन्होंने टॉप डिवीजन्स खेले हैं। और आपने कमेंट्री भी की। जी हाँ, बिल्कुल। ये स्टूडियो काम काफ़ी कर रहे हैं आजकल, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इससे भी आप ग्रो होते हो।
फुटबॉल का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। ये रिसेंटली केरला ब्लास्टर के लिए जो थे और लूई कपाड़िया के जी साथ भी हाँ, आपने कमेंट्री की है, वो मरहूम नहीं रहे, जी तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और वी हैव ऑलवेज एंजॉयड योर कमेंट्री आल्सो। उसके बारे में बताइए, ये जो शौक कैसे पैदा हुआ? मुझे लगता है कि एक फुटबॉलर अगर आप एक्सपर्ट सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, उनके साथ 3 साल काम किया है, बिल्कुल उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जो कमेंट्री की जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलती है उनसे, तो क्योंकि आप गेम एनालाइज अच्छे से कर पाते हो, तो मुझे लगता है कि उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अभी कितने नेशनल चैंपियनशिप्स आपने खेली होंगी और आईएसएल? मुझे लगता है कि करीबन 4 आईएसएल तो खेले हैं और नेशनल चैंपियनशिप मुझे लगता है कि 18 या 20 के साथ भी आप जुड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी टीमों को एनकरेज किया, लोकल टीम्स को भी। जी हाँ, ये भी सलना की टीम आई है। बिल्कुल, ये अभी रिसेंटली हुआ था, तो हमारी तरफ से हम लोग केरला ब्लास्टर्स के आप पिछले 5 साल से कोच रहे हैं, तो वहाँ की एक्सपीरियंस कैसी रही और जो उनके ओनर हैं अभिषेक बच्चन, उनसे जो आपका रहा एक कांटेक्ट रहा, उनके साथ इंटरेक्शन रहा, और वहाँ केरला ब्लास्टर्स की टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, खास तौर पे 2021 में आपकी टीम फाइनल्स में पहुंची। ये वो सेमीफाइनल है जिसको जीतकर आपकी टीम 2-1 से आगे बढ़ी और फाइनल में मुकाबला किया। तो केरला ब्लास्टर्स के वैसे थे कोच, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बिगनिंग थी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुई, और जो प्लेयर्स ब्लास्टर्स में थे वो हाईएस्ट लेवल खेले हैं वर्ल्ड में, तो उनके साथ उनको डील करना, मैनेजमेंट एक कितना मुश्किल है मुस्कुराना ऐसे टफ मौके पे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको टू रिलीज दैट टेंशन, अगर कोच को मुस्कुराना पड़ता है और टू हेल्प अदर कलीग्स और जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेशर ना आए उनके ऊपर ताकि वो परफॉर्म करे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीच बीच में। कभी ऐसा लगता है जब मैच देख रहे हो, आप कोच हैं, कभी ऐसा लगता है काश मैं मैदान में उतर के इनको दिखाता कैसे खेलना है? बिल्कुल, अक्सर जब पहले स्टार्ट हुआ था तो अक्सर ऐसे दिल में आता है कि ऐसे करना होता जब यंग प्लेयर नहीं कर पाता है। गोलकीपर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया इस सेमीफाइनल में 2021 का जो मैच था, और यकीनी 2 गोल तो बचाए इन्होंने, और बिलाखिर आपने 2-1 से ये मुकाबला जीता और फाइनल में पार्टिसिपेट किया। हालांकि फाइनल भी आपको जीतना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फाइनल नहीं जीत पाए। दैट हैज़ बीन योर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। बिल्कुल, आई थिंक वो जो टाई ब्रेकर में तो किसी की भी गेम होती है, लास्ट में गोल हमने कंसीड किया था, वरना 1-0 से जीत ही गए थे। जो गोलकीपर की आप बात कर रहे थे, येलो में है आपकी टीम, येलो जी में जी जी, गोलकीपर गोल्डन ग्लव जीते थे उस टाइम पे, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, और आगे जाके उम्मीद करते हैं कि चैंपियनशिप जीते इंशाल्लाह। आइंदा आपका आईएसएल के साथ जुड़े रहना जारी रहेगा, या कि आप नेशनल कोच ही बने रहेंगे, जैसे अंडर 16 के अभी हैं, आगे जाके हो सकता है सीनियर टीम के भी आप कोच बने? बिल्कुल, आगे जाके मतलब फिलहाल ये एक प्रोजेक्ट है सैप चैंपियनशिप के लिए, उसके बाद आगे जाके देखते हैं। अभी चल रही है प्रीमियर लीग यहाँ पर, तो इसी मैदान में प्रीमियर लीग चल रही है, और इसी मैदान में और आप बख्शी स्टेडियम में नेशनल कैंप भी लगाने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि 2 जगह खिलाड़ियों को ट्रेन करना, और एक जगह नेचुरल ग्रास है, टर्फ है, दूसरी जगह आर्टिफिशियल है जहां की बहुत तेज बॉल निकलती है और रिस्क भी होता है इंजरी का, तो आपको लगता है कि 2 जगह कैंप मुनाकिद करना सही फैसला है, और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जानबूझ के एक फैसला लिया गया है, क्योंकि हम लोग ग्रास पे इसलिए कर रहे हैं, नेचुरल ग्रास पे, ताकि ज़्यादा लोड ना आए, और जो हमारे मैचेस होंगे भूटान में, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल टर्फ है, तो उसकी वजह से कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं ये सरप्राइज ना हो एकदम से, इसकी वजह से हम लोग टीआरसी में भी कुछ मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस या कुछ ट्रेनिंग्स करेंगे ताकि वो एडेप्टेशन आ जाए उनमें। श्रीनगर में ये कैंप मुनाकिद करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भूटान का मौसम और श्रीनगर का मौसम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। बिल्कुल, तो ये आपके लिए कितना एडवांटेजियस होगा? देखिए, हम ऑलरेडी हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, और एक सिमिलर टाइप का ऑफ वेदर अगर मिल रहा है तो प्लेयर्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है एडाप्टेशन में, और चूंकि यहाँ पे श्रीनगर पे हो रहा है, वेदर कंडीशन पे बाकी जो अगर हम लोग पूरे भारत में देखेंगे तो
बनस्बती उनके थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे बेस्ट है एज अ हेड कोच। मैंने यहाँ ये रिक्वेस्ट की थी, तो आई एम थैंकफुल टू AFF जो टॉप ब्रेसेस है उन्होंने एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे पहली बार आप नेशनल टीम ये जो 55 खिलाड़ी यहाँ कैंप में, नेशनल कैंप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आप इनसे वाकिफ हैं, बिल्कुल आप सबको जानते हैं, बिल्कुल। तो कितना मुश्किल होगा 25 खिलाड़ी 55 में से सिलेक्ट करना, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आपको लगे कि भाई फलां छूट गया, फलां ड्रॉप हो गया? तो इस टीम में 25 की टीम में कितने गोलकीपर होंगे, कितने स्ट्राइकर होंगे, कितने फुल बैक होंगे, विंगर्स कितने होंगे, इसमें आपने कुछ प्लान बनाया है? बिल्कुल, एक बैलेंस होती है हमेशा, और 25 में हम लोग पहले तीन गोलकीपर होंगे, और लेटर ऑन डिपेंड करता है कि कोच कौन सी फॉर्मेशन में खेलता है, 3-5-2, 4-4-2, तो उसके हिसाब से देन अकॉर्डिंगली वो बैलेंस बनती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है, ये इंडिया के टॉप 55 प्लेयर्स है इस एज कैटेगरी में। ये हो सकता है कि कोई 19-20 का फर्क होगा कि कोई एक अच्छा प्लेयर छूट सकता है क्योंकि उसकी क्वालिटी दूसरे प्लेयर से थोड़ा सा कम होगा, या फिर फिजिकली वो वीक होंगे, या जो स्ट्रेटजी वाइज हमें चाहिए उस पर भी फिट नहीं हो। तो लेकिन उनके पास मौका है, छोटे बच्चे हैं, अभी आगे जाके भी चैंपियनशिप्स उनको कैंप्स मिलेंगे। जहां लोकल टीम्स के साथ कुछ मुकाबले होंगे, जैसे यहाँ डाउनटाउन की टीम अच्छी है, JK बैंक की टीम अच्छी है, थोड़ा बहुत वो एक क्रिटिकल डिसीजन है क्योंकि सीनियर के साथ इंजरीज हो सकती है। जो अगर हम लोग, हमें एज ग्रुप से पहले एक मैच खेलना पड़ेगा, एकेडमीज की टीम के साथ आप हल्के फुल्के मैच है, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर होपफुली वंस दे आर फुली फिट तो उसके बाद आई डोंट माइंड कि वो लोग एक सीनियर टीम के साथ भी 1-2 मैच खेले। और मैं चाहता भी यही हूँ कि वो लोग खेलें, ताकि यहाँ के जो फैन है, लोग हैं, जब वो देखेंगे तो उनको पता चलना चाहिए कि क्या लेवल बाहर भी है, तो जो बाकी प्लेयर्स है वो भी इंस्पायर होने चाहिए कि देखिए हम लोग कितने पीछे या कहां तक है और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल पे पहुंचने। इस कैंप में बहुत सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि आपने बताया, तो लोकल जो यूथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 14, 15, 16 साल के, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, और ख़ास तौर पे तब वो जब देखेंगे 2 खिलाड़ी कश्मीर के हैं इन 55 खिलाड़ियों में जो कि नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी एडवांटेज है, और जिस जगह पे भी नेशनल कैंप्स मुनक्कद किए जाते हैं वहाँ पे हमेशा ये एक एडवांटेज रहती है, एक मोटिवेशनल प्रोग्राम जैसा बन जाता है, वहाँ पे बन जाता है। हाँ जी, एक अच्छा फुटबॉल इकोसिस्टम बन जाता है, और जितने भी बच्चे आएंगे, मैं ऑलरेडी होपफुली जब मैचेस होंगे तो सब एकेडमीज को इनवाइट करना चाहता हूँ, ताकि वो देखे लेवल, और जो कोचेज है, मैं ओपन बीच में जो इतने भी यहाँ पे कोच है जो कोच एजुकेशन में गए हैं उनको भी इनवाइट करूंगा कैंप में, आप देखिए ट्रेनिंग्स कैसी होती है। हिलाल रसूल हैं, जी हाँ, साजिद डार हैं, हाँ, तो या बाकी सीनियर जो हैं जैसे शफी नारी हैं, अब्दुल मजीद ककरू है, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं काफी। बिल्कुल, मैं सबको जितने भी और यंग कोचेस निकल रहे हैं तो मैं उनको भी इनवाइट थ्रू साजिद एक एजुकेटर है, कोच एजुकेटर, तो उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कैंप में। कभी कभी बाहर से आप वो लोग ट्रेनिंग्स देख सकते हैं, हाउ इन नेशनल टीम वी ऑर्गेनाइज स्मॉल डिटेल्स है, ताकि एक प्रोफेशनलिज्म उनको पता चले। तो उनको जो कश्मीर के 2 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं उनके बारे में बताइए, कहाँ के हैं, उनका नाम क्या है? कि एक हाशिम है जो गांदरबल से आते हैं, अलीजाना में खेलते हैं, और किस पोजीशन पे खेलते हैं? वो सेंटर बैक है, और एक मोस्ट प्रॉब्ली उनका नाम अभी नहीं आया, लेकिन शायद अगले हफ्ते उनका भी कॉल आएगा। एक अनंतनाग से एक लड़का है, उनका नाम साला है, मोहम्मद साला। तो वो डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहे हैं, स्टेट फुटबॉल एकेडमी की तरफ से खेल रहे हैं, जो स्टेट फुटबॉल स्पोर्ट्स काउंसिल की एकेडमी है, और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन मौका है उनको इम्प्रेस करने के लिए हेड कोच को, और होपफुली टू कम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, और एक अच्छी एक्सपीरियंस है, और काफ़ी अच्छा चांस भी है उनको, क्योंकि काफ़ी अच्छा वो लोग खेलते भी हैं। देखिए, ये जो नर्सरी है, चाहे 12, अंडर 12, उसके बाद अंडर 14, अंडर 16, यही जाके फिर नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज पैदा हो गया, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अरसे से अब एकेडमीज सामने आई हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ऑफिशियल एकेडमीज हों,
जैसे DFA है या प्राइवेट एकेडमीज हों, जैसे मुख्तलिफ पुलवामा में, अनंतनाग में, बारामूला में, कुपवारा में बहुत सारे एकेडमी जहाँ छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये एकेडमीज पूरे कंट्री में काम कर रही हैं। इन एकेडमीज का क्या रोल रहेगा आइंदा भारत की फुटबॉल में बेहतर कारकर्दगी में? मुझे लगता है कि ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि एक फुटबॉल कल्चर किसी भी कंट्री में लाने के लिए या किसी भी स्टेट में। और जो ये रिसेंटली यहाँ पे जो एकेडमीज निकली है उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है फुटबॉल का, जो लेवल अप हुआ है। क्योंकि हम लोग बचपन से ही आपकी टेक्निक 12 to 13 तक अच्छी हो सकती है। जैसे वर्ल्ड के टॉप कोच आर्सन वेंगर कहते हैं कि अगर आप 13 तक आपकी टेक्निक ठीक नहीं हुई है उसके बाद यू शुड फॉरगेट अबाउट फुटबॉल। लेकिन आप लोग जो थे खुदरो पौधों की तरह थे, जिसको किसी ने आबियारी जिसकी नहीं हुई खुद ब खुद एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बन गए। आपकी कभी कोचिंग नहीं हुई, आपकी कभी एकेडमीज में कोई एडमिशन नहीं हुआ, आपको किसी ने उस तरीके से गाइड नहीं किया। तो लेकिन आजकल के जो खिलाड़ी बहुत लकी हैं, उनको एकेडमीज में जाने का मौका मिलता है, उनको जूनियर चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिलता है, फिर अच्छे अच्छे कोचेज के अंडर खेलने का मौका मिलता है, फिर ISL खेलने का मौका मिलता है, फिर संतोष ट्रॉफी और बाकी टूर्नामेंट सैफ टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलता है। तो मंजरनामा टोटली बदल गया है। बिल्कुल, और बदलना भी चाहिए क्योंकि यही एक प्रोसीजर है। अगर हम लोग बाकी कंट्रीज के साथ या हम लोग अगर स्टेट की बात करें, बाकी स्टेट्स के साथ compete करना चाहते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर लाजमी बन जाता है। क्योंकि अगर हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इक्का दुक्का प्लेयर निकलेंगे। लेकिन हम लोग को एक पूरा टीम तैयार करना होता है, मतलब एक के बाद दूसरी जनरेशन तैयार करनी होती है। तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से ही आती है, प्रॉपर कोचिंग से आती है, प्रॉपर मेथोडोलॉजी जो कोचिंग की होती है उसी के वजह से आते हैं। इसीलिए कोच एजुकेशन प्रोग्राम भी काफ़ी ज़ोर से हो रहा है यहाँ पे। अभी शायद सेकंड मॉड्यूल C लाइसेंस का होगा। अभी रिसेंटली सुनने में आया कि A लाइसेंस भी यहाँ पे होने वाला है। तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छे स्टेप्स हो रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ JNK फुटबॉल एसोसिएशन जो भी करंटली काम कर रहे हैं, और JNK स्पोर्ट्स काउंसिल को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, इशफाक अहमद, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने बात की अंडर 16 नेशनल कैंप की। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि ये कैंप कामयाब रहे और आप और वो खिलाड़ी आगे बढ़ें, भारत का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है आपको फुटबॉल के मुतालिक ये इंटरेक्शन ज़रूर पसंद आई होगी। और आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा था आपकी खिदमत में। इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम हो रहा था। रात के 9:30 पर DD कर्श चैनल पर आप इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के शो से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।